राखी भंडारी ग्रैंड न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जिले में शिक्षा विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जहां शराब के नशे में स्कूल पहुंचकर छात्र छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार करने वाले सहायक शिक्षक देवेश देशमुख को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामला शासकीय प्राथमिक शाला खाड़ा का है, जहां आरोपी शिक्षक पर शराब के नशे में बच्चों से दुर्व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगा है। घटना की शिकायत मिलते ही शिक्षा विभाग ने जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए शिक्षक को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया। विभाग ने साफ कहा है कि बच्चों की सुरक्षा और अनुशासन से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है और आगे ऐसी ही कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। ये कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन कायम रखने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। जी रोड चरोदा काली मंदिर के पास बीती रात करीब 9 से 9:30 बजे के बीच भीषण सड़क हादसा हुआ। विपरीत दिशा से आ रही दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन सवार उछलकर सड़क पर जा गिरे। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे भिलाई स्थित शंकराचार्य अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी हालत काफी नाजुक बताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार घायल युवक भिलाई 3 सत्यम चौक निवासी नकुल के रूप में पहचान की गई है, जिसके दोनों पैर बुरी तरह टूट चुके हैं। वहीं दूसरा घायल व्यक्ति जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना पुरानी भिलाई 3 थाना क्षेत्र की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, वाहनों को जब्त कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। श्री राम जन्मोत्सव समिति भिलाई पश्चिम प्रखंड की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 22 फरवरी को विगत वर्षों के ध्वजावाहकों के सम्मान समारोह, रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा की तैयारियों और एक मुट्ठी दान कार्यक्रम के आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में समिति के पदाधिकारियों एवं गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई और सभी से सक्रिय सहभागिता की अपील की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रैंड न्यूज के ब्यूरो चीफ रत्नाकर अलवा, साथ ही अन्य पदाधिकारी, प्रांतीय अध्यक्ष रमेश माने, प्रांतीय महामंत्री बुद्धन ठाकुर, जिला अध्यक्ष मदन सेन, युवा शाखा जिला अध्यक्ष मनीष पांडे, महिला शाखा अध्यक्ष शीला बाघमारे, प्रखंड अध्यक्ष तिलकराज यादव, गोल्डी सोनी, मोशन एकेडमी के निदेशक नितिन पांडे, उपासना साहू, राम कुमार राय, जोगेंद्र शर्मा, नीता चौरसिया एवं सुजय सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समिति पदाधिकारियों ने सभी राम भक्तों से कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने और आयोजन को सफल बनाने का आह्वान किया है। पिछले 40 वर्ष से मैं जान रहा हूँ और ये समिति निरंतर आगे बढ़ते जा रही है और सामने रामनवमी का देख के आज यहाँ जो मीटिंग में मेरी भी उपस्थिति आज दर्ज हुई, ये मेरा सौभाग्य है। मंच पर उपस्थित अतिथिगण मेरे वरिष्ठ आपके सामने अभी वक्ता जो थे वो मंच से चले गए हैं, बुद्धन जी, माने जी और सारे मनीष पांडे भैया जी, सारे अतिथिगण का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। पश्चिम प्रखंड की बैठक थी और आगामी 22 फरवरी को कुर्सी पार्क के दशहरा मैदान श्री राम चौक पर जो पिछले वर्ष जो ध्वज उठाकर चले थे उनका सम्मान समारोह है और उसी के लिए ये बैठक रखी गई थी। और 22 फरवरी से ही एक मुट्ठी दान लगभग लाखों परिवारों के घर तक जाकर राम भक्त लेंगे, उसको लेकर ये बैठक की गई थी और सभी जो पदाधिकारी थे और समिति के सभी लोग जो थे उनको उसी तरीके से निर्देश और सभी चीजें बताई गई। इस बार रामनवमी शोभा यात्रा में क्या विशेष रहेगा? ये विशेष हर साल रहता है और विशेष तो क्या है कि जो झांकियां बना के लोग लेके आते हैं, इसमें विशेषता सबसे बड़ी ये रहती है कि लोग अपने अपनी इच्छा से झांकियों को लेके आते हैं। हम लोग किसी को भी ये नहीं कहते कि भाई ये वाली झांकी लाओ, ये वाली झांकी लाओ। पिछले साल भी पूरे सुपेला कैंप, कुर्सी पार, जामुल, भिलाई 3 चरोदा और विभिन्न स्थानों से झांकियां आई और उनको पुरस्कृत किया गया। इस वर्ष भी बहुत आकर्षक झांकियां रहेंगी, अलग अलग स्थानों से आएंगी, चलित भी झांकी रहेंगी, स्वचलित भी झांकियां रहेंगी। तो आकर्षण है, रामनवमी का अपना आकर्षण है। किस प्रकार की अपील रहेगी शहरवासियों? मैं आप सभी से अपील करता हूं कि एक मुट्ठी दान जो 22 फरवरी से है उसमें आप सभी
दान करें। और जो 26 मार्च को रामनवमी होनी है उसके प्रसाद ग्रहण को आप सबसे पहले आइए। साथ ही साथ जो हमारे लोग रामनवमी का आयोजन 40-41 वर्षों से करते हैं। हम 101 मंदिरों से ध्वज लेके चलते हैं। इस बार हमारा संगठन का जो विस्तार हो रहा है, जो हम ध्वज लेके जाते थे मंदिरों से लेके जाते थे, पर अभी इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे साथ सामाजिक, शैक्षणिक, एजुकेशन, मीडिया के लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं और साथ में हमारी इस बार ध्वज लेके जाएंगे। और हमारा आगामी जो 22 मार्च से एक मुट्ठी दान 22 फरवरी से 22 मार्च से एक मुट्ठी दान श्री राम के नाम कार्यक्रम से चालू होगा। तो इस बार हमने ये सोचा है कि श्री राम के चरण के साथ साथ आचरण में भी उनको सम्मिलित करेंगे। उनके जो गुण हैं उनको हम अपने स्वभाव में लेके आएंगे। एक मुट्ठी दान अभी जिस दुल्हन को समाज में लुटेरी दुल्हन कहकर बदनाम किया गया, आज उसी महिला के हक में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। दुर्ग न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि विवाह को लेकर लगाए गए आरोप कानून की कसौटी पर टिक नहीं पाए। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। दुर्ग में चर्चित रहे इस मामले में भारती जैन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने संतोष जैन नामक के रसूखदार परिवार में शादी कर धोखाधड़ी की। परिवार की ओर से विवाह को ही नकार दिया गया था, जबकि दोनों के रिश्ते से एक बच्चा भी है। मामला कोर्ट जा पहुंचा, जहां दस्तावेज, विवाह संबंधी तथ्य और कानूनी प्रावधानों पर लंबी सुनवाई हुई। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि प्रस्तुत वाद प्रचलन योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जाता है। कोर्ट के फैसले के बाद भारती जैन को बड़ी राहत मिली है। जिन पर लुटेरी दुल्हन जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे, आज वही आरोप न्यायालय में साबित नहीं हो सके। बताया जा रहा है कि विवाह हिंदू रीति रिवाज से हुआ था और दोनों के संबंध से एक संतान भी है। इसके बावजूद विवाह से इनकार किया जा रहा था, लेकिन अदालत के फैसले ने अब इस पूरे मामले की दिशा बदल दी है। फिलहाल इस फैसले के बाद भारती जैन और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। वहीं ये मामला उन आरोपों पर भी सवाल खड़े करता है जिनके आधार पर किसी महिला को बिना न्यायिक निर्णय के बदनाम कर दिया जाता है। भारती जैन को लेकर के तो बहुत सी पेचीदगियां चल रही हैं इन लोग के द्वारा, उनके ससुराल पक्ष वालों के द्वारा। धारा 11 हिंदू विवाह अधिनियम का प्रकरण दर्ज किया गया था 31 जनवरी 2025 को। उसमें अनावेदिका जो है वो तो बेचारी उपस्थित नहीं हो सकती, उसका एक छोटा बच्चा है। इन्होंने जो प्रकरण दर्ज किया था वो विवाह शून्य करने को किया था कि ये जो शादी हुई है ये इसने झूठ फरेब करके की है और ये शादी शून्य होना चाहिए। उसमें उन्होंने ग्राउंड बनाया था बाईगेमी, मतलब द्विविवाह का। उनका ये कहना था कि भारती जो है वो विवाह के पूर्व एक और विवाह की थी जिसका उसने तलाक नहीं लिया था और बिना तलाक लिए एक विवाह के जीवित रहते हुए उसने दूसरा विवाह किया था। तो उसके बेस पे उन्होंने बाईगेमी के बेस पे धारा 11 लगाया था हिंदू विवाह अधिनियम में, जिसकी हमने जो उसमें जवाब देना था, हमने जवाब देना उचित नहीं समझा। मैंने उसमें ऑर्डर 7 रूल 11 जिसको बोलते हैं CPC, व्यवहार प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड, उसके अंतर्गत मैंने एक आपत्ति दर्ज की थी धारा 7 आदेश 7 नियम 11 की। और उसके तहत हमने क्या किया था, माननीय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय में ये हमने एक अपना आपत्ति दर्ज किया था। उस आपत्ति में हमारे अपोनेंट थे राजकुमार तिवारी सर इसमें पैरवी किए थे और उसमें हमने ग्राउंड बनाया था, जिसमें हमने ग्राउंड लिया था इसमें संविधान में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2.2 ये बोलती है कि कोई भी अनुसूचित जनजाति की महिला या पुरुष, उनके विरुद्ध हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता। चूँकि आवेदक जो हैं, इनके जो ससुराल वाले हैं, उन्होंने धारा 11 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत इसका विवाह शून्य का प्रकरण दर्ज किया था। माननीय न्यायालय के समक्ष हमारी आपत्ति थी। इसके अलावा हमने एक दूसरी आपत्ति में ये भी लगाया था कि संविधान का अनुच्छेद 366 का खंड 25 उसके अंतर्गत भी ये बात बोली गई थी कि यदि इनके विरुद्ध कोई प्रकरण लगाना है, धारा 11 अगर उन्होंने लगाया है तो 366 का खंड 25 ये बोलता है कि इन्होंने जो प्रकरण दर्ज किया है इसमें इनको मतलब
भारतीय संविधान के अंतर्गत या राजकीय मतलब जो राजपत्र जो गजट होता है, गजट के तहत कोई भी ऐसा इनको नियम बताना है जिससे वो इसको चैलेंज कर सके। जो भारतीय जैन ने अपना अनुसूचित जनजाति का जो कास्ट सर्टिफिकेट प्रेजेंट किया है उसको वो चैलेंज करें, तो उन्होंने हमारा जो उनका जो धारा 11 जो खारिज हुआ है उसका मुख्य कारण है जो हमने लगाया है संविधान के धारा 2(2) और अनुच्छेद 366(25) उसके तहत जो है उनका जो खारिज हुआ है। और हमारी पक्षकार अनुसूचित जनजाति की है, उसने हिंदू धर्म की अनुयायी नहीं है, तो इस आधार को ग्राउंड बनाया और सबसे मुख्य ग्राउंड बनाया गया माननीय न्यायालय के द्वारा कि उन्होंने उसकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अनुसूचित जनजाति की जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको उन्होंने चैलेंज नहीं किया है, उसका खंडन कानून नहीं किया। प्रक्रिया तो चलती रहेगी, लेकिन कानून से पहले जो दो पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, इसमें भारतीय जैन का क्या कहना है? आगे अगर जीत मिलती है या आगे उनके लिए वो क्या चाहती है? देखिए, धारा 11 में तो हमारी बहुत बड़ी जीत है, ये अनावेदिका की जीत हुई है इसमें, क्योंकि उन लोग का ग्राउंड क्या है, उन्होंने अपने प्लांट में कहीं बच्चे का जिक्र नहीं किया। उनका एक बच्चा है अनावेदिका आवेदक, और उनका एक बच्चा है जिसका उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया है। ये बात एकदम स्पष्ट है कि आवेदक गण जो है अनावेदिका और उनके अपने बच्चे के नैतिक दायित्वों से बचने के लिए ये झूठा प्रकरण न्यायालय में दर्ज किया। इसके अलावा और भी जितने प्रकरण दर्ज किए उन्होंने सब झूठ फरेब है, और अपनी पत्नी और बच्चे के नैतिक दायित्वों से बचने के लिए, उसको पैसे देने से बचने के लिए, उसको आर्थिक मदद से बचने के लिए ये सारे केस लगाए हैं। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी धारा 11 में जो जीत हुई है इससे अगर वो हाई कोर्ट में भी जाते हैं, हाई कोर्ट में भी वो जीत नहीं पाएंगे, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं वहाँ भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हमारा ग्राउंड एकदम पुख्ता है। जो ग्राउंड हमने बनाया, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हमने साइटेशन लगाया है, रूलिंग पेश की है, तो और वो रूलिंग जो पेश की है आज तक ओवर रूल्ड नहीं हुई है। तो हमारा ये पूरा मानना है कि आगे निकट भविष्य में भी ये चाहे हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, हमारे प्रकरण में कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम अनावेदिका की ओर से और भी बहुत से प्रकरण इसमें लगा रहे हैं, जैसे धारा 9 लगा रहे हैं, हमने मेंटेनेंस लगाया, 85 BNS लगाया है, और डोमेस्टिक वायलेंस अभी फाइल करने वाले। तो हमारे पक्ष में कहीं कोई कमी नहीं आएगी और हम कानूनी तौर पे हर फील्ड में जीत पाएंगे और अनावेदिका को न्याय दिलाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां बीमा और NPS के नाम पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए की ठगी करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी राजेश कनोजिया ने जिंदा लोगों को कागजों में मृत दिखाया, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट, फर्जी आधार और KYC दस्तावेज तैयार कर बीमा क्लेम की बड़ी रकम निकाल ली। मामला तब खुला जब HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बोकारो के प्रबंधक ने लिखित शिकायत दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के नाम पर मृत्यु दावा लगाया गया, जबकि संबंधित व्यक्ति जीवित है। राजेश कनोजिया दुर्ग में ऑनलाइन सेवा केंद्र संचालित करता था। NPS निकासी के नाम पर लोगों से आधार, पैन और बैंक डिटेल लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। जांच में समान पते, QR कोड और संदिग्ध बैंक खातों से लेन देन जैसी कई गड़बड़ियां सामने आई है। प्रकरण में HDFC लाइफ के पूर्व कर्मचारी राजेश कुमार ठाकुर की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। थाना पाटन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। थाना पाटन में HDFC का जो ब्रांच है, वहाँ पे जो पुराने कर्मचारी हैं जिनका NPA अकाउंट रहता है, उन अकाउंटों पे उनको मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर उसके पैसे आहरित कर ली जा रही थी, जिस पर थाना पाटन में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। उसमें एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। सर, ये कितने का मामला है? ये लगभग 1 करोड़ से ऊपर का मामला है। और इसमें और कोई आरोपी है? हाँ, इसमें भी और विवेचना की जाए, इसमें और अधिक और आरोपी बनने की संभावना। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
गुरुनानक टिफिन, पंजाबी घर के खाने का स्वाद, घर पहुंच सेवा उपलब्ध, पता गुरुनानक नगर, वैशाली नगर, भिलाई। दिए गए नंबर पर कॉल करें। अब पाएं चश्मे से आजादी, बिना ऑपरेशन टचलेस, लेजिक द्वारा 15 मिनट में अपना चश्मा हटवाएं। ड्रॉप द्वारा शून्य, सुई नहीं, चीरा नहीं, टांका नहीं, पट्टी नहीं, सर्वाधिक सुरक्षित उपचार, तेज रिकवरी, 100% प्रभावी, साफ एवं बेहतर दृष्टि। मिलने का समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एवं दोपहर 3:30 से 5:30 बजे तक। अब सारी जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान के लिए मिले पंडित रविकांत शर्मा, पंडित एस के शास्त्री, श्री खाटू श्याम ज्योतिष। चमत्कार को नमस्कार। हर एक समस्या का समाधान तुरंत किया जाता है। टेवा जन्मपत्री, हस्तरेखा, फोटो देखकर जीवन का पूरा हाल बताया जाता है। हमारे लिखे पर विश्वास ना करो तो एक बार मिलकर देखो। कारोबार में हानि, पढ़ाई में मन न लगना, विदेश यात्रा, मुकदमे में हार, शादी संयोग में रुकावट या हो फिर मानसिक परेशानी, संतान का ना होना या नष्ट हो जाना, ग्रह क्लेश, ग्रह शांति, असामाजिक रोग आदि जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाता है। मिलने का पता बोलसाय पारा चौक, दुर्ग। मोबाइल नंबर 74706 74060। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुर्ग में शिवजी की बारात के दौरान 17 साल के नाबालिग की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुरानी रंजिश के चलते चाकू मारकर की गई हत्या में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 16 फरवरी की रात शांतिनगर वार्ड निवासी शय कुमार उर्फ नानू बारात देखने गया था। इसी दौरान पुराने विवाद को लेकर आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। धारदार चाकू से वार कर आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल नाबालिग को सिकोला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता शिव कुमार की शिकायत पर मोहन नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सभी ने जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मोहन नगर थाना क्षेत्र में एक मर्डर की एफआईआर करी गई, जिसके तहत 2 गुटों में हाथापाई हुई और उनमें से एक व्यक्ति ने चाकू से पीड़ित, जिसका नाम छय कुमार ठाकुर है, नाबालिग, शांति नगर का निवासी है, उसे चाकू से हमला किया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर कर जांच शुरू की और जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के नाम हैं करण उर्फ बाठा, अश्विनी पागम, पाडू, आशीष पोगो, ब्रांडेड और राजा देवांगन। ऐसा समझ में आया है कि दोनों गुटों में पहले से ही रंजिश चल रही थी। किसी न किसी बात को लेकर पहले भी 28 तारीख को भी जनवरी को एक एफआईआर हुई थी और जिसके चलते इन दोनों गुटों में विवाद रहता था नीचे बस्ती शक्ति नगर और शांति नगर के बीच में। और वही बढ़ के एक जो शिव यात्रा निकल रही थी, शिव जी की बारात मोहन नगर थाना क्षेत्र में, जो कि शक्ति नगर तालाब के पास से गुजर रही थी, तो वहीं पे विवाद हुआ और उसके बाद ये घटना हुई है और पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया है, आरोपियों को, और आज रिमांड पे भेज रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई चरोदा में बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर निगम कार्यालय का घेराव किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और निगम प्रशासन को चेतावनी दी। बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम भिलाई चरोदा का घेराव किया। बजरंग दल का आरोप है कि नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता निगम कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मौके पर तैनात रहा ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और निगम अधिकारियों के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। प्रदर्शन के बाद बजरंग दल के प्रतिनिधिमंडल ने निगम के अधिकारियों को अपनी 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। दरअसल बात ऐसी है कि हम लोगों ने यहाँ 17 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम के पास हम लोग यहाँ आए थे कि इनको घेराव किया है और इनको ज्ञापन सौंपा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो हितग्राही है
उनको पता ही नहीं है उनके नाम से पैसा पास हो चुका है और वो पैसा उनके खाते से निकाल भी लिया गया है और उनको पता ही नहीं कि उनके नाम से पैसा पास हुआ है। और एक ही खसरा नंबर में जब 3 लोगों का आवास पास हो चुका है तो चौथे व्यक्ति को ये बोल के उनका आवास रोक दिया जाता है कि आपका जो मतलब जो आवास जो घर बन रहा है वो सरकारी भूमि पे है। तो भाई साहब जो तीन घर बने वो कहाँ पे बने, वो तो आसमान में तो बने नहीं होंगे, वो भी तो जमीन पे ही बने होंगे। जब उनका बना हुआ तो एक व्यक्ति का क्यों रोके? कोई आपकी विशेष दुश्मनी थी क्या उनसे? और कई व्यक्तियों के एक ही नाम से 2-2 आवास पास हुए हैं। अब इस सारे पेपर इनको दिखाया गया है और इनके तो कुछ ऐसे अधिकारी है जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एकदम ये नियम यही है कि जितने लोगों का नाम चढ़ा है टैक्स की पर्ची में उतने लोगों का नाम होना चाहिए। तो ये लोग नियम विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। नियम विरुद्ध अपना कार्य करने के बाद सिर्फ 2 या 3 लोगों का नाम से क्यों टैक्स की पर्ची काटते हैं? क्या न कुछ वहां से मिलता है क्या? ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ। क्या मैं कुछ बोल देता हूँ उसके बाद लोग पूरा हुआ बना देते हैं? तो वही विषय है। और यहाँ पर लगातार जो 17 सूत्री मांगे है वो सारी हम आपके सामने पेश कर देंगे ज्ञापन के माध्यम से। हमने सबको के लिए बना के रखा हुआ है। उसके बाद ये मैं भी समाचार पत्रों से देखा और इसकी जानकारी हमने सूडा रायपुर में भी दिया है कि ऐसा ऐसा यहाँ पर समाचार में ऐसा छपा है करके। तो उसका तहकीकात करने के लिए रायपुर से और पत्र आया है कि इसके तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करके दें ऐसा करके। तो उस पर हमारे कमिश्नर साहब ने कल ही उसमें समिति गठन किया है और समिति उन तथ्यों पे जानकारी एकत्रित कर करके जो भी जानकारी हो गया वो जानकारी रायपुर हम अपने सूडा ऑफिस को देंगे। इसका आज यहाँ पे जो लोगों ने यहाँ पे घेराव किया था उनकी क्या मांगे थी? उनको आप लोगों ने किस तरीके से? उनका विभिन्न मांग था, बहुत सारा मांग था। मेन मांग था कि जो आवास योजना में कुछ लोग एक ही जगह पे जैसे पहले से निर्मित मकान उस पर भी उनको पैसा मिल गया है और कुछ लोग एक ही खसरा में 3 लोग को मिला है और चौथे को नहीं मिल पा रहा है। मैं बोले तो सब देखने वाले व्यक्ति की खसरा नंबर से क्लियर नहीं होता है। खसरा के बाद बटांकन भी होता है तो कौन सा जमीन हितग्राही का है और कौन सा जमीन नजूल का जमीन है और उसमें क्या हो सकता है, ये सब जांच का विषय है। जांच करके ही बताया सकता है। ऐसे ही अपन जैसे सामने में आए हैं उसको तत्काल उसका समाधान नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसको देखना पड़ेगा, फाइल को खुलवा के देखना पड़ेगा क्या मामला है। उसको हमने कहा है कि 1 आध हफ्ते कम से कम लगेगा, उसके बाद ही आपको बताया जा सकता है कि अपन क्या कर सकते हैं ऐसे करके। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन पर विचार करने और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा कि बजरंग दल की इन 17 मांगों पर नगर निगम प्रशासन क्या कदम उठाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। भिलाई 3 स्थित मंगल भवन में दिव्यांगजनों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इस आयोजन में एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड के निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत सहयोग प्रदान किया गया। साथ ही आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जबलपुर की टीम ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। शिविर का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण और विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना था ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। इस दौरान 50 से अधिक दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया। विशेषज्ञों द्वारा उनका परीक्षण कर आवश्यक उपकरणों के लिए चिन्हांकित भी किया गया। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के शिविर आगे भी आयोजित किए जाएंगे जिससे अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हो सके। ये जो दिव्यांग शिविर है ये जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग के द्वारा आपका एनटीपीसी और सेल कंपनी के द्वारा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड जबलपुर के जो एक्सपर्ट हैं इस शिविर का आयोजन कर रहे हैं और इस शिविर में दिव्यांगजनों का मूल्यांकन एवं परीक्षण है और परीक्षण के उपरांत जिन्हें जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको उपलब्ध कराई जाएगी। अभी तक हमारे यहाँ लगभग 50+ जो है हितग्राही हमारे उपस्थित हुए हैं जिनका मूल्यांकन परीक्षण किया जा चुका है और अभी हमारा ये कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा और ये शाम तक होगा। और अगर हमारे पास हितग्राहियों की संख्या ज़्यादा होगी, आवश्यकता होगी तो इसको हम शाम 7 और 7:30 जब तक कि सभी का मूल्यांकन नहीं हो जाएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या मुख्य उद्देश्य रहता है शिविर के माध्यम से? शिविर का उद्देश्य केवल ये है कि हमारे जो हितग्राही हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, उन सभी को अधिकाधिक लाभ इस योजना का मिले। नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा
एवं समाज कल्याण विभाग के सौजन्य से, जिनमें NSPCL और जबलपुर एलिम्को, इन्होंने दिव्यांगजनों के लिए सहायता उपकरण उपलब्ध कराने के लिए चिन्हांकन और परीक्षण का शिविर आयोजित किया है, जिसमें इस क्षेत्र के आसपास के सभी दिव्यांगजनों को आमंत्रित किया गया था कि वह यहाँ पर उपस्थित होकर अपनी दिव्यांगता के संदर्भ में जांच करवा के, चिन्हांकन करवा के समस्त उपकरण प्राप्त कर सकें। और इनमें कम से कम लगभग 50 के लगभग दिव्यांगजन उपस्थित हुए और उन्होंने अपना शिविर को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। यह शिविर मूल रूप से प्रदेश के समस्त हमारे क्षेत्र के दिव्यांगजनों के लिए आयोजित किया गया है, ताकि वो सरकार की इन योजनाओं का लाभ ले सकें। जिला प्रशासन और सहयोगी संस्थाओं की इस पहल से दिव्यांगजनों में नई उम्मीद जगी है। अब देखना ये होगा कि आगामी दिनों में ऐसे प्रयास किस तरह से और व्यापक रूप लेते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इस वक्त इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।